तो स्वागत है चैप्टर नंबर 15 के पार्ट 3 में। इसमें पढ़ने वाले हैं वाटर वेपर एंड एयर। एयर कंटेन्स वाटर एंड इट्स गैसियस फॉर्म कॉल्ड वाटर वेपर। तो एयर कंटेन करती है, ये रखती है, इसका होती है वाटर को उसकी गैस की फॉर्म में, ठीक, जिसका नाम देते हैं हम वाटर वेपर। ठीक, किसे क्या बोलते हैं उसे? वाटर वेपर। जब पानी अपनी गैस फॉर्म में आ जाता है तो उसको बोलते हैं वाटर वेपर। ये क्या होता है? इनविजिबल होता है, यानी हमें दिखता नहीं है अपनी आंखों से। और जो अमाउंट होता है वाटर वेपर का एयर के अंदर, वो वेरी करता है, यानी बदलता रहता है, चेंज होता रहता है प्लेसेस टू प्लेस, यानी अलग प्लेस पे अलग तरह का वाटर वेपर अमाउंट मिलेगा। ठीक है, यानी किसी प्लेस पे, जैसे मान लें अलीगढ़ में, अलीगढ़ सिटी है, तो यहाँ पे वाटर वेपर मान लिए 1% मिल गया एयर के अंदर, दिल्ली के अंदर मिल गया 0.5%। ठीक है, इस तरह से इसकी जो कंसेंट्रेशन है वेरी करती रहती है। और सीजन टू सीजन, यानी गर्मियों में क्या हो, गर्मियों में ये ज्यादा मिलेगा और सर्दियों में कम मिलेगा, या वाइस पड़ता। ठीक है, एंड ट्रॉपिकल एरियाज हैव मोर ह्यूमिडिटी। और ट्रॉपिकल एरिया के पास, और जो कोस्टल और ट्रॉपिकल एरियाज होते हैं, वहां पे ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है। ज्यादा ह्यूमिडिटी का मतलब हो गया ज्यादा वाटर वेपर मौजूद होना एयर के अंदर, उसको ही ह्यूमिडिटी का नाम दिया जाता है। ठीक है, यानी नमी जैसा बोलते हैं। हाउ डज वाटर वेपर गेट इन एयर? तो जो पानी के वेपर होते हैं वो एयर के अंदर कैसे आ जाता है? वाटर फ्रॉम ओशंस, सीज, रिवर्स, लेक्स, जो पानी होता है इन सब चीजों में से, ठीक है, वो क्या होता है? इवापोरेट होता है, और कंटिन्यूसली इवापोरेट हो रहा होता है ना, यानी लगातार इवापोरेट हो रहा ही होता है वो। तो जिसकी वजह से वो बन जाता है वाटर वेपर की फॉर्म। ठीक है, वाटर वेपर की फॉर्म तैयार कर लेता है और वो चला जाता है एयर में। तो प्लांट भी रिलीज करते हैं क्या? वाटर वेपर, एक प्रोसेस के थ्रू, जिसका नाम होता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन क्या होता था? जो प्लांट के पास एक्स्ट्रा वाटर होता था, उसको वो अपने अंदर से निकाल देता था, उसी प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन का नाम दिया जाता था। ठीक है, लीफ पे, जैसे ये लीफ हो गई, ठीक है, लीफ पे 4 स्लाइड स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, डॉट डॉट से स्ट्रक्चर होते हैं। अगर इसको जूम आउट करके देखेंगे तो ये हमें इस तरह से नजर आएंगे। दो किडनी बीन्स आपस में इस तरह से जुड़े होते हैं, है ना, किडनी बीन के शेप में। सो इसको बोलते हैं हम स्टोमेटा। ठीक, ये स्टोमेटा क्या होता है? क्लोज होता है, क्लोज होता है तो ऐसे लगता है। ठीक है, अब ये ओपन हो जाता है तो ऐसे लगता है। स्टोमेटा से ही जो H2O है हमारा, वो बाहर निकल जाता है। ठीक है, ये स्टोमेटा से क्या करते हैं? H2O बाहर निकल जाता है। ठीक, तो यही होती है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, तो व्हाट डज वाटर वेपर डू? तो वाटर वेपर क्या करते हैं? तो वाटर वेपर का सबसे बड़ा रोल होता है वाटर साइकिल के अंदर। ठीक है, और वाटर साइकिल क्या है, पिछले चैप्टर पढ़ चुके थे, लेकिन रिवाइज कर लेते हैं। वाटर जो होता है ओशन में या रिवर्स या पॉन्ड्स के अंदर, वो इवापोरेट होता है ना, वाटर वेपर्स को क्रिएट करता है। वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, ठीक है, और ये जब ऊपर जाते हैं, ऊपर का एनवायरनमेंट ठंडा होता है, और एनवायरनमेंट ठंडा होने की वजह से वो एक डस्ट पार्टिकल के अराउंड, मतलब अराउंड, ठीक, और क्लस्टर बना लेते हैं, गुच्छा बना लेते हैं, और कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, ठंडे होके क्लाउड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, अब यही क्लाउड उठ के जाता है जहाँ पे, और जब ये ज्यादा भारी हो जाता है, ठीक है, या माउंटेन रीजन पे जहाँ ज्यादा ठंड होती है, तो और ज्यादा कंडेंस होके, ठीक, तो वो गिर जाता है रेन की फॉर्म में या स्नो की फॉर्म में। ठीक है, जिसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन, यानी बारिश या स्नो की होने को प्रेसिपिटेशन बोला जाता है। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ पे तो ये ग्रेन मान लेते हैं सैंड का, तो वाटर ड्रॉपलेट्स इसके आगे ऐसे क्लस्टर बना लेती हैं। ठीक है, ठीक है, अब यही क्लस्टर यहाँ जाके और ज्यादा बड़ा हो जाता है।
ठीक, और ज़्यादा बड़ा हो जाता है, भारी हो जाता है, ठीक है? क्योंकि ज़्यादातर जो बारिश पड़ती है, वो ऐसे इलाकों में पड़ती है जहाँ ठंड ज़्यादा होती है, ठीक? मतलब ऐसे एरिया में पड़ती है, जिसकी वजह से कंडेंसेशन ज़्यादा हो रहा होता है, ठीक है? तो रेन वगैरह पड़ जाती है नीचे, और पानी इस तरह से वापस आ जाता है रिवर्स के अंदर, और या ओशन में। तो आते हैं नाइट्रोजन और दूसरे गैसेस पर जो कि एयर के अंदर मौजूद होती है, ठीक है? नाइट्रोजन क्या है? नाइट्रोजन इज द मोस्ट अबेंडेंट, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में जो गैस है वो नाइट्रोजन ही है एयर के अंदर। कितना है? 78% नाइट्रोजन है। ये क्या है? कलरलेस है और ऑर्डरलेस है, यानी इसके अंदर कोई महक नहीं होती, ना ही कोई टेस्ट होता, ठीक है? और ये सपोर्ट नहीं करती बर्निंग, यानी कि इसमें आग नहीं लग सकती, और ब्रीथिंग डायरेक्टली, और ना ही इसको डायरेक्टली हम सांस से ले सकते हैं ना, यानी डायरेक्टली नहीं लेना चाहिए इसे। और ना ही ये सपोर्ट करती ब्रीथिंग को डायरेक्टली, यानी अगर उसको हमने ब्रीथ इन कर भी लिया तो हमारी ना बॉडी में कुछ नुकसान होगा ना कुछ फायदा होगा, ठीक है? व्हाई इज नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट? तो क्यों नाइट्रोजन इंपॉर्टेंट होती है? अच्छा, फायदा और नुकसान क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये एब्जॉर्ब भी नहीं होती है हमारी बॉडी के अंदर, है ना? हम डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब कर ही नहीं सकते। तो व्हाई नाइट्रोजन इज इम्पॉर्टेंट? क्यों नाइट्रोजन इम्पॉर्टेंट है फिर, है ना? तो नाइट्रोजन क्या है? इसेंशियल है प्रोटीन्स के, ठीक? यानी नाइट्रोजन की ही वजह से प्रोटीन बनते हैं, डीएनए बनते हैं, ठीक है? ये क्या होता है? बिल्डिंग ब्लॉक की तरह काम करता है, ठीक है? नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नहीं होगी तो प्रोटीन नहीं बनेगा, ठीक? क्योंकि प्रोटीन का फॉर्मूला क्या होता है? आर एन एच टू, ठीक? ये अमीनो एसिड का फॉर्मूला होता है। तो अब इस आर में इस तरह से हमने जोड़ दिया, थोड़ा इस तरह होता है, आर सी एन एच टू और COOH, ठीक? तो ये होता है एक अमीनो एसिड की यूनिट। अब यही चेन, लंबी चेन होती है, वही प्रोटीन बना लेती है। तो यहाँ पे ये नाइट्रोजन इसेंशियल पार्ट हो गया प्रोटीन और डीएनए को बनाने के लिए। प्लांट नीड नाइट्रोजन टू ग्रो, प्लांट को जरूरत होती है नाइट्रोजन की ग्रो करने के लिए, ठीक है? तो वो क्या करते हैं? एब्जॉर्ब करते हैं नाइट्रोजन के कंपाउंड को, ना कि डायरेक्टली नाइट्रोजन को, ठीक है? वो डायरेक्टली नाइट्रोजन गैस को एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, ठीक है? वो नाइट्रोजन कंपाउंड को एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल से, यानी मट्टी से। कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के अंदर, यानी मिट्टी के अंदर, जैसे राइजोबियम हो गया, ठीक है? वो राइजोबियम कहाँ मिलता है? वो मिलता है लेग्यूमिनस प्लांट के जड़ों में, है ना? वहां पे उनकी जड़ों के नोड्यूल्स में मिल जाता है, ठीक? ये क्या होता है? ये आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं, ठीक? क्या रिलेशन रखते हैं? सिम्बायोटिक। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशन रखते हैं, ठीक है? कैसा रिलेशन? जैसे सिम्बियोट और एडी में था, है ना? स्पाइडरमैन ने देखा होगा, वेनम वाला, ठीक? तो वेनम और एडी के अंदर जो रिलेशन है वो क्या है? सिम्बायोटिक रिलेशन। ऐसे ही राइजोबियम और प्लांट के रूट्स में होता है। अब ये कन्वर्ट कर सकता है एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, जो एटमॉस्फेयर में मौजूद है, N2 की शक्ल में नाइट्रोजन कंपाउंड्स में, ठीक? अब इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है? जब बैक्टीरिया नाइट्रोजन की शक्ल बदल के उसको नाइट्रोजन के कंपाउंड में सोइल के अंदर फिक्स कर दे, उसको ही बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक? अब लाइटनिंग ऑल्सो कन्वर्ट N2 नाइट्रोजन। अब ये जो लाइटनिंग होती है वो भी कन्वर्ट करती है N2 को नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, ठीक है? तो अब ये लाइटनिंग जो होती है वो भी कन्वर्ट कर सकती है नाइट्रोजन के कंपाउंड, मतलब नाइट्रोजन को, यानी N2 गैस को, जिसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में, यानी NO2 में, NO में, NO2 में, और NO3 में, N2
O2 में, इसमें, इन सब में कन्वर्ट कर सकती है। ये सब क्या है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। अब ये नाइट्रोजन ऑक्साइड जो बनते हैं वो डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी घुल जाते हैं रेन वाटर के अंदर। ठीक है, अब यही रेन वाटर जब सॉइल में पड़ता है, सॉइल को इनरिच कर देता है इन कंपाउंड से, यानी सॉइल के अंदर ये कंपाउंड आ जाते हैं। तो नाइट्रोजन सपोर्ट नहीं करता बर्निंग को, ठीक है, ये एक्चुअली डाइल्यूट कर देता है ऑक्सीजन को, है ना। यानी कि अगर मान ले हम 100% ऑक्सीजन है ना, तो क्या होगा, इससे हल्की सी भी स्पार्क होगी, पूरा इन्वायरमेंट में आग लग गई, है ना। तो इसलिए ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है कि ऑक्सीजन को कि वो आग न पकड़। तो हम आते हैं नाइट्रोजन साइकिल पे। तो नाइट्रोजन क्या करती है, कॉन्स्टेंटली सर्कुलेट होती है, ठीक है। कहाँ कहाँ, एटमॉस्फेयर, सॉइल, प्लांट और एनिमल्स में, ठीक है। कभी वो प्लांट से एनिमल में जाती है, एनिमल से फिर डिकम्पोज होके वो सॉइल के अंदर चली जाती है, फिर सॉइल से प्लांट में, ऐसी घूमती रहती है। बैक्टीरिया करते हैं जो सॉइल के अंदर होते हैं, वो फिक्स करते हैं एटमॉस्फेरिक N2 को, किसमें, अमोनिया में, ठीक है। यानी वो N2 को कन्वर्ट कर देते हैं NH3 में। अब यही जो प्लांट इस फॉर्म में एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, एटमॉस्फेयर को, जो एटमॉस्फेरिक N2 कन्वर्ट की थी बैक्टीरिया ने सॉइल के अंदर अमोनिया के फॉर्म में, जिसको प्लांट एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब प्लांट ने एब्जॉर्ब कर लिया तो हम इसको बाद में खा लेते हैं। तो एनिमल्स क्या करते हैं, एनिमल खाते हैं प्लांट को। जब एनिमल मर जाते हैं उसके बाद डिकम्पोजर उसको डिकम्पोज करके उसकी फॉर्म बदल देते हैं। तो फॉर्म फॉर्म बदलने के बाद वो इजीली एब्सॉर्ब हो जाती है सॉइल के अंदर। अब वही दोबारा रिपीट होती रहती है साइकिल, ठीक है, और बाद में एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल कहलाती है। ये इवेंचुअल होती है मेंटेन करने की सॉइल फर्टिलिटी, ठीक है। तो पहली प्रोसेस क्या है, नाइट्रोजन फिक्सेशन है। N2 को फिक्स करेगा नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, जैसे राइजोबियम, उसको फिक्स करके, ठीक है, यानी NO2 को फिक्स करके NH3 में कन्वर्ट कर देगा। ये NH3 में कन्वर्ट कर दिया। हम नाइट्रिफिकेशन बैक्टीरिया, जिसको नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया भी बोलते हैं, वो नाइट्रिफिकेशन करेगा और नाइट्रिफिकेशन करके NO2 में इसको बदल देगा। NO2 में इसको बदलने के बाद ये दोबारा नाइट्रिफिकेशन होगा उसी बैक्टीरिया के जरिए, NO3 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये NO3 प्लांट एब्जॉर्ब कर लेगा, और प्लांट जब एब्जॉर्ब करता है उस प्रोसेस को एसिमिलेशन बोलते हैं। जब एसिमिलेशन होगा तो क्या होगी, ये एसिमिलेट करके प्रोटीन बनाएगा, ये रहा प्रोटीन, या फिर ग्लूटामिक एसिड, इस तरह की चीजें ही ये बनाएगा। अब ये जब बनाएगा, जब ये डिकम्पोज होगा तो डिकम्पोजर इसको डिकम्पोज करेंगे, ठीक है। यहाँ से जब डिकम्पोजर डिकम्पोज कर चुके होंगे तो अम्लीफिकेशन एक प्रोसेस होगी जिसके जरिए यही प्रोड्यूस करेंगे, यानी डिकम्पोजर प्रोड्यूस करेंगे NH4 प्लस, यानी अमोनियम आयन प्रोड्यूस करेंगे, या अमोनिया प्रोड्यूस करेंगे। अब यही अमोनिया दोबारा NO2 में कन्वर्ट हो जाएगी, NO3 में। अब एक होता है डीनाइट्रिफिकेशन। ये NO3 अगर एब्सॉर्ब नहीं होगी तो क्या होगा, डीनाइट्रिफिकेशन होगा। अब ये डीनाइट्रिफिकेशन क्या है, ये NO3 कन्वर्ट हो जाएगा NO2 में, यही होता है डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक। अब यही साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। तो एक तो नाइट्रोजन फिक्सेशन, हमारा ये नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया कर रहा है, और लाइटनिंग भी करते हैं, ठीक है। तो अब ये नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, इन दोनों में क्या होता है, सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक रिलेशन मतलब ये इसको नाइट्रोजन फिक्स करके देगा, ठीक है, इसके बदले में प्लांट इसको फूड और शेल्टर प्रोवाइड करेगा, ठीक। प्लांट इसको फूड देगा और शेल्टर, रहने की जगह देगा। लेकिन कुछ बैक्टीरिया जैसे एजोबैक्टीरिया, ऐसे ये ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जिनको सिम्बायोटिक रिलेशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये डायरेक्टली बना देते हैं और बगले में कुछ चीज, ठीक है, वो इंडिपेंडेंट काम करते हैं। तो ये रही नाइट्रोजन साइकिल की। तो अब आते हैं अदर गैसेस, नोबल गैसेस पर। तो आते हैं आर्गन। आर्गन क्या है, मोस्ट अबेंडेंट नोबल गैस
ठीक है, यानी सबसे ज्यादा मिलने वाली नोबल गैस है ये एयर के अंदर मौजूद होती है। कितना 0.93%, बहुत है ना। और ये ज्यादातर इस्तेमाल होती है इलेक्ट्रिक बल्ब्स में और वेल्डिंग करने के लिए। नियॉन गैस का इस्तेमाल होता है नियॉन साइन लाइट्स में, जो कि इस्तेमाल की जाती हैं। ये लाइट्स इस्तेमाल की जाती हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए, ठीक है। जैसे नाम लिखा होता है ना दुकानों पर लाइट्स की में, तो वो नियॉन लाइट्स में लिखा होता है, ठीक है, ग्लो करती है। अच्छा, तो हीलियम का इस्तेमाल होता है वेदर बलून्स में और कूलिंग एजेंट्स के बतौर। तो ये होती हैं नोबल गैसेस, जो कि होती हैं केमिकली इनर्ट, यानी कि वो अनरिएक्टिव होती हैं, वो किसी से रिएक्ट नहीं करती, ठीक। अंडर नॉर्मल कंडीशन, यानी नॉर्मल कंडीशन में वो रिएक्ट नहीं करेंगे। अगर कंडीशन उसको ड्रास्टिक दे देंगे, जैसे जैनन है, जैनन कर सकती है, जैनन F5 ये कंपाउंड बनाती है, लेकिन नॉर्मल कंडीशन में ये सब अनरिएक्टिव गैसेस होती हैं, इसीलिए इनका नाम होता है नोबल गैसेस। डस्ट एंड स्मोक इन एयर, और डस्ट और स्मोक भी मौजूद होते हैं एयर के अंदर। तो एयर में टाइनी डस्ट पार्टिकल मौजूद होते हैं, पॉलन, स्मोक, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, फंजाई, एल्गी, है ना, और प्रोटोजोआ वायरस, ठीक, ये सब एयर के अंदर भी मौजूद होते हैं। स्पोर्स मौजूद होते हैं फंगाई के, ठीक है। स्पोर वगैरह ये क्या होते हैं, एक फंगस के अंडे की तरह होते हैं ये मान, ठीक है। तो these are not true components, these are not true component, ये असल कंपोनेंट एयर के नहीं है। दे आर इम्प्योरिटीज, इनको बोलते हैं ये क्या, तो ये है इम्प्योरिटीज और पॉल्यूशन। डस्ट पार्टिकल्स एक्ट एज कंडेंसेशन न्यूक्लियाई, जो डस्ट पार्टिकल होते हैं वो एक्ट करते हैं कंडेंसेशन न्यूक्लियाई की तरह, यानी कि एक ऐसा एक ऐसा न्यूक्लियस जिसके अराउंड, जिसके चारों ओर वाटर ड्रॉपलेट्स आए, इकट्ठा हो और क्लाउड बनाए, ठीक है। इस तरह से ये क्लाउड फॉर्मेशन में मदद करता है डस्ट पार्टिकल, यानी कि ये रहा हमारे पास डस्ट पार्टिकल। ये मान लिया हमने डस्ट पार्टिकल इस तरह दिखा देते हैं, और ये मान लेते हैं ड्रॉपलेट्स आके यहाँ पे ऐसे करके इसके चारों ओर लग जाते हैं, ठीक। इस तरह से क्लाउड फॉर्मेशन होता है, लेकिन ड्रॉपलेट ज्यादा बड़ी होती है तो बारिश हो जाती है, ठीक। इनको ही बोल सकते हैं क्लाउड ड्रॉपलेट्स। एयर पॉल्यूशन फॉर्म, तो अब ये जो एयर पॉल्यूशन होता है फैक्ट्रीज, व्हीकल और बर्निंग गार्बेज से, यानी गार्बेज को बर्न करने के बाद और गाड़ियों से, फैक्ट्रियों से ये सब जो धुआं वगैरह निकलता है, ये काफी हार्मफुल होता है, ठीक है। इनके अंदर हार्मफुल पार्टिकल्स होते हैं, हार्मफुल गैसेस होती हैं, जैसे SO2, SO4, SO3 और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO2, ठीक। ज्यादा अमाउंट में हो जाए तो CO2 भी हार्मफुल है, ये सब। तो अब इस पार्ट में इतना ही, मिलते हैं अगले पार्ट में।